तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जितना वैदिक सभ्यता से संबंधित चीजों को किया था सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, उसमें हमारा जो अगला जो टॉपिक होगा वो सामाजिक में ही सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही स्त्रियों की दशा को हम पढ़ेंगे। पिछले बार हमने पढ़ा था जो विवाह पद्धति थी वो कैसी थी उसके बारे में। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम के पढ़ने से इंपॉर्टेंट है चीजें उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि इस कालखंड में स्त्रियों की जो स्थिति थी काफी अच्छी थी, यानी कि सम्मानजनक थी। दूसरा है कि स्त्रियां इस काल में, ऋग्वैदिक काल में, स्त्रियों का भी क्या होता था, उपनयन संस्करण होता था। उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि इसका संबंध सीधे होता है शिक्षा से, यानी कि शिक्षा प्राप्ति के अध्ययन करने से पहले एक संस्कार की जाती है। ठीक है, उसी संस्कार को बोलते हैं उपनयन संस्कार, जिसमें मुंडन करवाया जाता है। ठीक है, और बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। चूंकि हमारे कुल कितने संस्कार होते हैं, 16, और उन 16 संस्कारों में से हमारा ये 11वां नंबर का क्या होता है, संस्कार होता है। फिर बोलते हैं उपनयन संस्कार का संबंध कहाँ से होता है, सीधी बात है शिक्षा से होता है। फिर बोल रहे हैं कि स्त्रियों की अगर इस साल में अगर भागीदारी की बात करें तो स्त्रियां दो संस्थाओं में भाग लेती थी, सभा और समिति में। और साथ ही साथ कहा जाता है कि पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग भी ये लेती थी, और ये इसको सबसे शुभ माना जाता था। फिर बोला है कि ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। नियोग प्रथा कहने का अर्थ ये होता है कि जब किसी स्त्री के पति ना हो, ठीक, तो वैसे कंडीशन में अगर मान लो कि वो कहीं चला गया उसके पति काम करने के लिए, या ऐसे हो सकता है कि उसके पति के पास वो क्षमता नहीं हो कि वो उससे कोई संतान उत्पत्ति हो सके, तो वैसे कंडीशन में उस स्त्री को इस बात का हक होता है कि वो अपने देवर के साथ रहे और संतान की उत्पत्ति कर सके। इसी प्रथा को कहा जाता था नियोग प्रथा। ठीक, और नियोग प्रथा से जो पुत्र उत्पन्न होता था या जो संतान उत्पन्न होता था उसको बोलते थे क्षेत्रज। नेक्स्ट बात है कि ऋग्वैदिक काल में जीवन भर जो स्त्रियां कुंवारी रहती थी उन्हें क्या कहते थे, अमाजु कहते थे। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर बोला है कि कुछ परंपरा और कुरीतियां हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते थे। जो प्रचलित कुछ ऐसी परंपराएं हैं तो या कुरीतियां तो दिखेगा, तो जैसे कि पुनर्विवाह यहाँ पे प्रचलित थी, यानी कि विधवा फिर नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। फिर बहु पति विवाह भी यहाँ पे प्रचलित था। जो प्रचलित नहीं था वो क्या था, तो दहेज प्रथा नहीं प्रचलित था। ठीक है, बहुते दिया जाता था, जो वो क्या था, वो उपहार था, दहेज नहीं था। फिर सती प्रथा प्रचलित नहीं था, पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं था, फिर बाल विवाह प्रचलित नहीं था, सामाजिक स्तर था। हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्या हो गया, चलिए नेक्स्ट है। उसी को हमने चीजों को पॉइंट आउट करने की कोशिश किया है लैंग्वेज में। तक है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को केवल संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था, केवल संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था, इसके अतिरिक्त जितने भी अधिकार होते थे उन्हें प्राप्त थे। फिर बोला है कि कुछ विदुषी स्त्रियां भी थी, यानी कि विद्वान स्त्रियां भी थी, जिन्होंने ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाओं का, यानी कि मंत्रों का रचना किया हुआ था। जैसे कि जो प्रमुख थी वो कौन थी, लोपामुद्रा। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कौन थी, तो ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी, और ये विदर्भ राजा की कन्या थी, यानी कि ये पुत्री थी। फिर उसमें सिकता है, फिर बिस्वारा है, पाला है, और निवावरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्त्रियां जिन्होंने ऋग्वेद में क्या है, बहुत सारी मंत्रों की रचना किया हुआ है। फिर इस कालखंड में हम लोग देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था कैसी थी। तो यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे वर्ण का अर्थ क्या होता है, तो वर्ण का अर्थ होता है कि कर्म के अनुसार, यहाँ पे देखिएगा अर्थ में हमने क्या की चीजों का, कि कर्म के अनुसार अपना वर्ण का, यानी कि क्या करना, कर्म के अनुसार अपने वर्ण को चुनना, यानी कि जैसा आप कर्म करोगे उसी तरह के वर्ण आपको दिया जाएगा। फिर बोला कि वर्ण करना या चुनना, इसका अर्थ होता है। फिर बोला कि आर्यों के आने के पश्चात जो है वर्ण का अर्थ क्या हो गया, वर्ण का अर्थ हो गया था रंग। क्या हो गया था, रंग। और उस रंग के आधार पे ही वो क्या, आर्य और अनार्य में अंतर करते थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कर्म के अकॉर्डिंग वर्ण चुनने का अर्थ मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर एक पिता से उत्पन्न, यानी कि एक पिता से उत्पन्न 5 पुत्र हैं, और 5 पुत्रों में एक पुत्र अगर शिक्षा से संबंधित वर्ण को चुनता तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। एक पुत्र देश की रक्षा से संबंधित वर्ण को, कर्म को अपनाता तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। एक पुत्र जो व्यापार करने के कर्म को स्वीकार करता है तो वो वैश्य कहलाएगा। एक पुत्र जो सबकी सेवा के, यानी कि तीनों जो वर्ण है उनकी सेवा के लिए को कर्म को अपनाता है, यानी कि सेवा करने की बात करता है या करता है, तो उसको बोलेंगे शूद्र। तो ये वर्ण का डिसाइड जो होगा किसके अकॉर्डिंग, कर्म के अकॉर्डिंग होगा। ये ऋग्वेद में जो वर्ण, या ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था ये था।
लेकिन आज अलग तरीके का है। उत्तर वैदिक काल के बाद सूत्र काल में ये वर्ण व्यवस्था जन्मजात हो जाएगा, यानी कि जो जिस वर्ण में जन्म लेगा वो उसी वर्ण का कहलाएगा, चाहे वो कैसा भी कार्य करे। फिर बोला कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो सर्वप्रथम ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में किया गया है। बोला है इसमें क्या उल्लेख है? तो कह रहा है कि इसमें एक विराट पुरुष के शरीर से इस प्रकार से चीजों को दर्शाया गया जिसके मुख से क्या निकलने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया है, फिर भुजा से निकलने वाले व्यक्ति को क्षत्रिय कहा गया, फिर जंघा से निकलने वाले व्यक्ति को क्या वैश्य कहा गया, फिर पैर से निकलने वाले व्यक्ति को शूद्र कहा गया है। ठीक, इसमें इस तरह की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका मतलब क्या इसका उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में नहीं, ये यहाँ पे 9वां मंडल नहीं होगा, ये होगा 10वां मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। फिर बोल रहा है कह रहा है कि वर्ण का अर्थ होता है वर्ण करना, उसी को हमने यहाँ पे लैंग्वेज में किया गया। ठीक, या कर्म के अनुसार अपना वर्ण चुनना। हालांकि आर्यों के आर्य के पश्चात वर्ण का अर्थ क्या हो गया? रंग आधारित हो गया, और इसी आधार पे वैदिक युग में आर्य और अनार्य का विभाजन किया गया। चीजें वही है। फिर बोला कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। कौन से सूक्त में? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है, जिसमें एक विराट पुरुष, वही है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और पैर से शूद्र को निकलते हुए दर्शाया गया है। फिर बोल रहा है अच्छा 9वें मंडल, यहाँ पे 9वें मंडल ही होगा, पूछिए क्यों? क्योंकि 10वां मंडल में तो पुरुष सूक्त में चीजों को वर्णन किया गया है, 9वें मंडल के एक खंड में एक चीज का और उल्लेख किया गया। तो 9वें मंडल में क्या क्या कि 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माँ आटा पीसने वाली है, और इस तरह से अलग अलग कार्य करते हुए भी हम साथ रहते हैं। यानी कि ये सारे अलग अलग कार्य करते हैं, यानी कि अलग अलग वर्ण में है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक परिवार में एक साथ रहते हैं। अतः यहाँ कर्म पर आधारित, ये पी नहीं होगा, पर होगा, कर्म पर आधारित वर्ण विभाजन को बताया गया है, ना कि जन्म पे आधारित। फिर बोला है कि वरुण सूक्त के पुनः शून्य से अव्यान्य से ज्ञात होता है कि पिता अपने संतान को क्या कर सकते थे? बेच सकते थे। वहां पे कौन से? वरुण सूक्त के कौन से शून्य शेप अव्यान से ये ज्ञात होता है कि इस तरह की चीजें थी कि कोई व्यक्ति या कोई पिता चाहे तो अपने पुत्र को बेच सकता है। फिर अब देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन जो खान पान था वो खान पान क्या था, कैसे था, उसके बारे में। तो देखिए आर्य जो है सामान्य तौर पे देखा जाए तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, और शाकाहारी मांसाहारी का मतलब आप लोग जानते हैं कि जो मांस खाएगा वो मांसाहारी, जो दूध दही वगैरह सब्जी वगैरह खाएगा वो शाकाहारी। तो ये इसमें ये सारी चीजें खाई जाती थी, जैसे कि देखिए दूध दही घी पनीर खीर वगैरह खाया जाता था। और खीर बनाने हेतु ऋग्वैदिक काल में दूध और जौ का प्रयोग किया जाता था, और उस वक्त जो खीर को क्या कहते थे? पकोदन कहा जाता था, क्षीर पकोदन। ठीक है, फिर बोला है कि इसमें भेड़ बकरी का भी मांस खाया जाता था। अधिक शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है कि अतिथि के सम्मान में विशाल वृषभ या बकरा को काटे जाने का उल्लेख है। यानी कि कोई व्यक्ति, जैसे कि आज के डेट में क्या होता है कि कोई किसी के घर पे जाता है, मतलब जो लोग मांसाहारी है, जो शाकाहारी उसकी बातें नहीं कर, जो मांसाहारी है वहां पे समान तौर पे मीट मछली वगैरह बनाया जाता है। तो वो व्यक्ति जो काफी ऋग्वैदिक काल में काफी धनी मनी होते थे, वो अतिथि के आगमन या सम्मान में बड़े 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 वृषभ यानी कि बैलों को मार करके उनका मांस उसको खिलाते थे। फिर बोला कि नोट पॉइंट है। अब नोट पॉइंट में गाय के बारे में क्या नोट पॉइंट है? तो कह रहा है कि गाय हेतु अघन्य शब्द का प्रयोग किया जाता था, कहाँ पे? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, फिर बोला कि अघन्य का अर्थ क्या होता है? अघन्य का मतलब होता है कि ना मारने योग्य। तो ना मारने योग्य मतलब कि कौन सा? तो यार गाय क्या होती थी? ना मारने योग्य पशु माने जाती थी। फिर बोला कि ऋग्वैदिक काल में कुछ नोट पॉइंट, कुछ अन्य बिंदु है। तो कहा कि ऋग्वेद में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया गया। किसका किसका? चावल का, नमक का, मछली का, बाघ का, हाथी का और चांदी का उल्लेख नहीं किया गया है। ये शब्दों का उल्लेख पूछता है अक्सर, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। फिर बोला है कि पेय पदार्थ के बारे में अगर बात की तो कि पेय पदार्थ मतलब पीने वाला पदार्थ कौन था? जैसे कि आज क्या शराब वगैरह क्या ये पेय पदार्थ है? तो उसमें आज जो पेय पदार्थ के रूप में किन किन चीजों का मतलब प्रयोग करते थे? तो उसमें देखिएगा पेय पदार्थों में जो है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या होता था? मुख्य पेय पदार्थ होता था सोमरस और सूरा। सूरा को शराब कहते थे। सोमरस मतलब क्या होता था? एक तरीके का समझिए कि मतलब रस होता था वो। ठीक है, जैसे कि तो कह रहा है कि वैदिक युग में सोमरस को प्रशंसनीय माना जाता था, और यह देवता को चढ़ाया जाता था। ठीक है, ये किसको चढ़ाया जाता था? देवता को।
फिर बोल रहा है फिर बोल रहा है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। इसी मंडल में कर्ण ऋषि कहते हैं कि सोमरस पीने के पश्चात उन्होंने अमृत को प्राप्त कर लिया। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात, मतलब बड़ी बात थी, ये अजीब मजाकिया टाइप का बात है। मतलब जाहिर सी बात है कि आज भी जो लोग शराब पी लेते हैं वो तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली, अब दुनिया का सबसे महान व्यक्ति अपने आप को मानने लगते हैं। ठीक है, तो पीने के पश्चात सबको ही अपने आप को, मतलब वही चीजें होती है, दुनिया का सिकंदर वहीं पे हो जाता है पीने के पश्चात। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्रों प्रचलित थी। तो कौन कौन सा था? तो एक था नीवी, एक था वास और एक था अधिवास। तो नीवी क्या होता था? तो कमर के नीचे पहना जाता था, उसको क्या कहते थे? नीवी कहते थे। अच्छा, कमर के नीचे पहने जाने वाला एक अन्य वस्त्र भी था जिसको क्या कहते थे? अधो वस्त्र भी कहा जाता था। वास, वास का क्या अर्थ होता था? जो कमर के ऊपर पहने जाते थे उसको बोलते थे वास। इसका अन्य नाम क्या था? तो इसका नाम था उत्तरी, मतलब उत्तरी वस्त्र भी इसको कहा जाता था। इसका किसका अन्य नाम? इसका अन्य नाम, और ये इसका अन्य नाम है। फिर बोल रहे हैं कि एक होता था आदिवास। आदिवास का मतलब होता है कि शरीर के ऊपर ढकने वाला जो वस्त्र होता था शॉल के समान, उसको बोलते थे क्या? आदिवास। जिसका अन्य नाम क्या है? द्रापी। इसको वस्त्र कहते हैं। अब नेक्स्ट बोला है कि उपरोक्त तीनों वस्त्रों का निर्माण सूत, ऊन या मृग चर्म से किया जाता था। अब अगला डिस्कशन में हमारा ये है कि आभूषण, इनके द्वारा जो आभूषण प्रयोग किए जाते थे, उन आभूषण के बारे में हम लोग देखिए करते हैं। आभूषण के बारे में अगर कहा जाए तो अब देखते हैं कि स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण प्रिय थे, यानी कि दोनों आभूषणों को पहनते थे। फिर है कह रहे कि प्रमुख आभूषण एवं अंग, यानी कि कौन से आभूषण कहाँ पहना जाता था उसके बारे में। तो कर्णफूल कानों में पहना जाता था, निष्क गले में पहनने वाला। अच्छा, निष्क एक सिक्का भी होता था, स्वर्ण सिक्का, जो ये पूछा भी जाता है कि निष्क का अर्थ क्या होता था। निष्क का एक अर्थ होता है गले में पहनने वाला आभूषण, और निष्क का एक अर्थ होता है सोने का सिक्का। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर कड़ा, कड़ा तो सबको पता है कि हाथ में पहना जाता था। फिर खड़ाऊ, खड़ाऊ पैर में पहना जाता था। रुक्म जो स्वर्ण का होता था, और ये वक्ष स्थल पे पहना जाता था और गले में भी पहना जाता था। इस बात को ध्यान रखेगा। फिर नोट पॉइंट है, कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां बालों का जोड़ा बनाती थी तथा पुरुष दाढ़ी एवं जटा रखते थे। कुछ लोग जोड़े से दाढ़ी और मूछ बनवाते थे। तो आज जो फ्रेंच कट या दाढ़ी का जो अलग अलग स्टाइल है, ये स्टाइल आज का नहीं, ये प्राचीन काल से चीजें चली आ रही है। इसलिए आज जो कोई रखता है, ये ना समझो कि हाँ हम लोग ने इस चीज को इजाद किया है। कुछ नया इजाद नहीं है। हम प्राचीन काल से जो चीजें होती आ रही है, वो समय समय पे चीजें परिवर्तित होती रहती है, फिर उसको हम यूज करते रहते हैं। तो चलिए ये छोड़िए, ये तो खैर अलग बात है। अब ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद में नाई को वक्ता कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। फिर बोला कि ऋग्वेद में चांदी का उल्लेख नहीं किया गया, जो उसको हम लोग ऊपर कर लिए, तथा तांबे एवं कांसे हेतु जो शब्द प्रयोग किया गया, वो कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? वो है अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अयस्क आज वर्तमान में हम लोहा के लिए लगभग लगभग यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे उस वक्त क्या था? तांबे और कांसे के लिए किस चीज का प्रयोग किया था? अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब नेक्स्ट बोला है कि ऋग्वैदिक काल में प्रायः वस्त्रों पर सोने की परत चढ़ाई जाती थी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस वक्त के लोग कम शौकीन नहीं थे। फिर बोल रहा है कि मनोरंजन के साधन, यानी कि मनोरंजन के साधन के लिए लोग क्या क्या करते थे? तो मनोरंजन के साधन के रूप में देखिएगा, ये जो प्रमुख था, रथ दौड़ होता था, पासा खेलना, घुड़दौड़ और चौगान खेलना। ये सारे के सारे प्रमुख मनोरंजन के साधन थे। अन्य साधनों में वाद संगीत, नाच गान, जुआ खेलना। अच्छा, जुआ खेलना का जो अन्य नाम होता है उसको धूत कहते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें उस वक्त खेली जाती थी। नेक्स्ट है कि वाद्य यंत्र की बात करते, वीणा, झांझ, मंजीरे, बांसुरी, करकटी आदि का प्रयोग किया जाता था। अगर वीणा की बात करें तो वीणा यह प्राचीनतम वाद्य यंत्र है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बोले कि आर्यों का जो आर्यों को 7 स्वरों का ज्ञान। हाँ भाई, क्योंकि 7 स्वरों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो आपके साम्यवेद में। और साम्यवेद कहाँ पे? तो मतलब कहिए वैदिक कालीन है। और वैदिक कालीन में तो इसी में तो सबसे पहले इस सब का उल्लेख किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि दास प्रथा के बारे में अगर चर्चा करें तो दास प्रथा में क्या है कि ऋग्वेद में दास प्रथा का प्रचलन विद्यमान था। दास के रूप में स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। नेक्स्ट है कि प्राय पुरोहित को दक्षिणा में क्या दिया जाता था? दास दिया जाता था। कि नेक्स्ट है कि दासों को प्राय घरेलू कार्यों के लिए लाया जाता था, अतः इनसे खेती बाड़ी संबंधित कार्य को नहीं करवाया जाता था।
फिर बोला कि जो आर्थिक जीवन है, अब आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो आर्थिक जीवन में क्या क्या पढ़ना है, तो हमें स्वरूप पढ़ना है, फिर आर्थिक जीवन के क्या प्रमुख घटक थे उसके बारे में पढ़ना है, फिर विविध उसको पढ़ना है। तो अगर प्रमुख घटक में कौन था, पशुपालन था, कृषि था, उद्योग था, फिर वाणिज्य एवं व्यापार था। अगर हम आर्थिक जीवन के की बात की जाए, स्वरूप का, तो उसको थोड़ा सा व्यापक रूप में समझते हैं। तो कह रहा है कि आर्यों की संस्कृति जो थी ग्रामीण एवं कबीलाई व्यवस्था पे आधारित थी, और ये अक्सर पूछा जाता है बहुत बार। फिर बोला कि पशुपालन और कृषि के बारे में देखा है तो आर्यों की जो आर्थिक जीवन का जो प्राथमिक पेशा था वो क्या था, पशुपालन था। बहुत बार पूछा गया है, यानी कि लगभग लगभग सर्वाधिक लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे। यही कारण है कि आर्य को पशुओं को लेकर के युद्ध क्या होता था, अक्सर हुआ करता था। जैसे गाय को लेकर अक्सर युद्ध होता था। जो मुख्य जो व्यवसाय था उनका क्या था, पशुपालन। फिर बोला कि कृषि, कृषि के बारे में क्या है कि आर्यों की आर्थिक जीवन का ये द्वितीय पेशा था, यानी कि मतलब जो पशुपालन के पश्चात जो चीजें की जाती थी वो दूसरी क्या थी, तो वो थी आपका कृषि। फिर बोला है कि आर्यों की संस्कृति अगर देखा जाए तो ग्रामीण और कबीलाई पर आधारित थी। बहुसंख्यक अगर जनसंख्या देखा जाए तो क्या था, वो ग्रामीण होते थे, और कुछ अल्पसंख्यक जो जनसंख्या होता था वो शहरों में भी रहा करते थे। इसलिए ऊपर हम लोग डिस्कस किए कि क्या वैदिक सभ्यता पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी या पूर्णतः शहरी सभ्यता थी। तो कोई सभ्यता या संस्कृति पूर्णतः शहरी या ग्रामीण नहीं होती है, उसमें हर चीज के घटक थोड़े थोड़े से सम्मिलित होते मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि आर्थिक जीवन के जो प्रमुख घटक है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आर्थिक जीवन के प्रमुख घटक के बारे में अगर देखें, कह रहा है कि ऋग्वैदिक युग में आर्यों के आर्थिक जीवन का प्रमुख घटक क्या था, वो पशुपालन था। और मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, यानी कि सर्वाधिक लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर बोला कि आर्यों के आर्थिक जीवन के प्रमुख पेशा पशुपालन के संदर्भ में अगर साक्ष्य देखा जाए तो क्या क्या साक्ष्य मिलता है, और सर्वाधिक हम किस चीज की पालते थे, तो हम गाय को पालते थे, क्योंकि गाय को नाम मारने वाला पशु भी अगण्य भी कहा जाता था। तो देखिएगा गाय का के लिए जो गोष्ठी शब्द का प्रयोग किया जाएगा आगे, फिर तो उस गोष्ठी से दिखेगा ये, मतलब गाय से गोपती वगैरह ये सब गाय से ही निकलेगा एक तरीके से। तो इससे प्रमाणित ये भी होगा कि गाय का इंपॉर्टेंट उस काल में कितना था। तो राजा को हम लोग क्या बोलते थे, गोपति बोलते थे। धनी व्यक्ति को गोमल बोलते थे। समय माप इकाई को गोधली मतलब गोधली बोलते थे। दूरी माप की इकाई को गवीतु बोलते थे। अतिथि के सम्मान में किस चीज के मांस को खिलाया जाता था, वृषभ के मांस को खिलाया जाता था। और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि उस कालखंड में हो ना हो पशुओं को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किया जाता होगा, और सर्वाधिक लोग क्या करते होंगे, पशुपालन ही करते होंगे। फिर बोला कि प्रमुख पशु, अगर पशु की बात करें तो प्रमुख पशु कौन था, तो गाय हुआ करता था या गाय होती थी। फिर द्वितीय प्रमुख पशु क्या होता था, वो घोड़ा। फिर अगर गाय के महत्व के बारे में अगर चर्चा करते कह रहा है कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख कितना बार किया गया है, लगभग 176 बार। फिर बोला कि आर्यों के मध्य अधिकांश लड़ाइयां किसको लेकर होती थी, आर्यों को लेकर होती थी। फिर बोला कि ऋग्वेद में युद्ध का पर्यायवाची किससे, कौन से शब्द से किया जाता है, गवष्टि शब्द से, जिसका अर्थ गायों का अन्वेषण करना यानी खोज करना होता है। फिर बोला कि गायों का अन्य नाम अगर देखा जाए तो नाम और अर्थ, अघन्य, अघन का मतलब होता है नाम मारने योग्य पशु। अष्टकर्णी, अष्टकर्णी का मतलब होता है कि छेदे हुए कान वाली गाय, जिसके कान पे कितना 8 निशान बनाया जाता था। आज भी देखिएगा तो गायों के कान में एक अलग तरह का टैग लगाया जाता है। फिर बोला कि ऋग्वेद काल में दो प्रमुख व्यापारियों का उल्लेख मिलता है, एक होता था पन्नु, एक होता था ब्रीवी। जो वीवो जो होता था वो दानशील व्यापारी होता, और ये जो पन्नी होता था बहुत चोर चपेर वाला वाला था, यानी कि ये किसके पशु को चढ़ा कर उससे बेचता था, इसके पशु को चढ़ा करके, मतलब ये इधर से उधर करने वाले व्यापारी हुआ करता था। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो है यह विशेषकर पशुओं की चोरी के लिए विख्यात था। और विशेषकर यह चोरी किसकी करता था, गायों की, क्योंकि उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट पशु कौन था, पशु कौन हुआ करती थी, वो गाय हुआ करती थी। जाहिर सी बात है जो सबसे मूल्यवान होगा उसी का कोई चोरी करेगा। फिर बोला कि अन्य जो पशुओं के बारे में अगर देखें तो बैल, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, कुत्ता, कुतिया आदि ये सारी पाई जाती थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वैदिक सभ्यता से ही चीजें जो अभी कंप्लीट नहीं है उसके बारे में हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।